अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान और आज प्रोग्राम में देंगे। लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे मुबशिर बुखारी साहब, नादिया मिर्ज़ा होंगी। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जबकि कराची स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब। अब तमाम माहिरीन का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो मंजरनामे में कुछ इस तरह की सूरत हाल हमें दिखाई देती है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब चेयरमैन PTI के खिलाफ कोई ना कोई मुश्किल उनके रास्ते में ना हायल हो। चेयरमैन PTI गिरफ्तार तोशाखाना केस में थे, लेकिन इसमें उन्हें जैसे ही रिहाई का परवाना जारी हुआ, उन्हें साथ ही साइफर केस में गिरफ्तार करके अंदर ही रहने के अहकाम जारी किए गए। ना सिर्फ PTI चेयरमैन के लिए एक के बाद एक मुश्किल सामने आ रही है, बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी जमीन तंग की जा रही है। हालात अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पार्टी में सिर्फ चंद ही नुमाया नाम बाकी रह चुके हैं। इनमें से कुछ तो रुपोश हो चुके हैं, जबकि कुछ जमानतों पर हैं और कुछ पार्टी और सियासत को ही खैरबाद कह चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सियासी पंडित अभी भी बज़द हैं कि PTI का वोटर आज भी चेयरमैन PTI के साथ खड़ा है और डट कर खड़ा है। जी हाँ, जबकि हकाइक कुछ ऐसे भी हैं जो हमने देखे हैं कि हालात का अगर जायज़ा लिया जाए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त जिन मुश्किलात से दो चार हैं, जिस मुश्किलात का शिकार हैं, उनसे निकलने के लिए उन्हें तवील कानूनी सफ़र तय करना पड़ेगा। एक साबिक वज़ीर आज़म का साइफर मुकदमे में अब जेल की हुदूद में ही ट्रायल होगा। जी हाँ, और आज इस केस की जेल में ही समाअत भी हुई है। इस समाअत को चेयरमैन PTI की टीम ने मुस्तरद तो कर दिया और इसे यकसर गैर कानूनी और सियासी इंतकाम पर मबनी अमल करार दिया है। तो हमारा सवाल इसी से जुड़ा है। मुबशिर साहब, आप ही से मैं पूछ लेती हूँ कि क्या वाकई ये सियासी इंतकाम है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इतना विविडली हमारे सियासी मंजरनामे पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि बहुत सारे लोग चीज़ों को पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं। मसलन जिस दिन फैसला आना था उससे एक दो दिन पहले पाकिस्तान के तमाम TV चैनल्स पे बैठे हुए तकरीबन तमाम तज्ज़िया कारों का ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब को रिलीफ दे देगा, यानी उनकी सज़ा सस्पेंड हो जाएगी। उसके साथ ही ये भी नज़र आ रहा था कि खान साहब की रिहाई कोई आसान अमल नहीं होगा, और चूँकि साइफर वाला मामला चल भी रहा था उसी हवाले से ये भी पहले से प्रिडिक्ट कर दिया गया था और तमाम लोगों ने किया कि साइफर केस में उनको किया जाएगा और जेल में ही उनका ट्रायल होगा। और अगर उसका भी कोई नोटिस ले लेती है, चूँकि अक्सर हमारी अदालतों को अब जो है वो माफ़ी के साथ आदत बन चुकी है ब्लैंकेट रिलीफ देने की, तो अगर कोई ब्लैंकेट रिलीफ फ्यूचर में आ जाता है, जिसका अमकान है कभी कि जनाब जो केसेस चल रहे हैं उनमें भी इनको ज़मानत दे दी जाए और जो अभी नहीं चल रहे उनमें भी ज़मानत दे दी जाए, तब भी मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी खान साहब के लिए कानूनी पेचीदगियाँ होंगी, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में और बाकी दूसरे मामलात में बेतहाशा केसेस हैं और किसी में किसी वक्त भी, चूँकि इस वक्त तो वो कस्टडी में हैं, तो किसी केस में उनकी गिरफ्तारी डालना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। सो आपने चूँकि अपने इंट्रो में ये फरमाया, तो ये पाकिस्तान है। यहाँ शीशागर जो हैं वो रोज़ नित नए खाके तराशते हैं, नित नए शीशों की को शेप्स देते हैं और तोड़ देते हैं। तो ये पाकिस्तान में होता है, इट इज़ नथिंग न्यू। आने वाले दिनों में आपको ये मज़ीद शेप अप होती चीज़ें नज़र आएंगी, जिससे हम कम से कम ये पल्स रीड कर पाएंगे कि वो इमरान खान साहब, वो चेयरमैन PTI जो शीशागरों के साथ एक पेज पे होने का दावा करते थे, दोबारा वो एफर्ट कर रहे हैं, उनकी अहली एफर्ट्स कर रहे हैं। अच्छा, ये हकीकत है इसमें? आप मानते हैं कि इसमें काफ़ी हद तक हकीकत है? डील की जो बातें बात चीज़ों का तो मैं ज़ाती तौर पे, और वो ना सिर्फ यहाँ से हो रही हैं बल्कि बैरून मुल्क में उनके जो हमदर्द बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी के कुछ अफराद हैं, उनकी फॉर्मर वाइफ हैं, फॉर्मर स्पाउस हैं, वो भी तो ये बातें तो चल रही हैं और ये सिर्फ एक जगह से, एक कॉर्नर से नहीं। तो आने वाले दिनों में ये टोन सेट होगी कि खान साहब का सियासी मुस्तकबिल तो यकीनन अपनी जगह पे वो वक्त तय करेगा, लेकिन वो जेल से अंदर या जेल के बाहर कब होंगे ये आने वाले दिनों में होगा। लेकिन अभी तक सेफली मैं आपको ये कह सकता हूँ, अनलेस के कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं आता, उस वक्त तक खान साहब आसानी से जेल से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आप भी पॉइंट से एग्री करते हैं मुबशिर साहब के, और साथ ही साथ मेरे सवाल का जवाब भी ज़रूर दीजिएगा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है इस वक्त PTI चेयरमैन को? बड़ा मुश्किल सा सवाल है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से उन्होंने गुज़िश्ता जो अपोजिशन लीडर्स थे उनके ख़िलाफ़ अपने दौरे हुकूमत के अंदर जब मुकदमात बनाए जा रहे थे, किसी पे हेरोइन डाली जा रही थी, किसी को वैसे उठाया जा रहा था, किसी को किसी केस के अंदर उठाया जा रहा था,
और वो जनरल बाजवा से फरमाइशें किया करते थे कि इसको भी जेल में डालो और उसको भी जेल में डालो। तो ये सारी बातें तो जो हैं वो मेरे ख्याल में अब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर क्या सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है उनको या नहीं बनाया जा रहा। अच्छा, कुछ केसेस हैं जैसे कि जब वो अदालतों के अंदर गए और इस दौरान में जब उनके वर्कर्स ने जो कुछ किया, वो एक कानून का अपना तरीक़ाकार है कि वो उसके ऊपर जब आप कहीं तोड़ फोड़ करेंगे तो मुकदमा और FIR तो दर्ज होगी उस वाक़े की, और जब आप को वारंट ऑफ अरेस्ट सर्व करने जाया जाएगा और आप पेट्रोल बम से उनका इस्तकबाल करेंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। और अगर आप साइफर खुद लहराएंगे और आपको पता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक मौजूद है इस मुल्क के अंदर, तो फिर इसके अंदर को इसका निशाना तो बनना पड़ेगा। और जब आप एक इसी साइफर की बुनियाद के ऊपर और फिर कौमी असम्बली के अंदर आप जो है वो एक रेजोल्यूशन के ज़रिए जो है वो बुनियाद बना के सारी अपोजिशन को गद्दार करार दे के और आप असम्बली तोड़ देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब असम्बली बहाल करती है तो फिर वो उसमें कहती है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की है, तो जाहिर है ये भी सियासी इंतकाम का निशाना होगा। और इसी तरह से गिनते चले जाएं, मतलब कि एक तवील कतार है। जब आप खुद नैब के अंदर तरामीम कर रहे थे कि जनाब हमारी ब्यूरोक्रेसी ने फैसला साजी करना छोड़ दी है और फिर सारा कुछ है, जब वो आप जो है वो उसके लिए ऑर्डिनेंसेस लाएंगे और फिर आप अपनी हुकूमत के अंदर 77 के करीब ऑर्डिनेंस लाते हैं, दूसरों के साथ आप कुछ और करते हैं, तो अब जो है एज यू सो शैल यू रीप, जो आपने बोया वही अब आपने काटना है। तो अब ये मुकाफात अमल है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पॉइंट आपका सामने है। नादिया, आपके जानिब आऊँगी, आप भी यही समझती हैं जो बोया वही काटा, और जो आज हो रहा है PTI चेयरमैन वाले, जिसके PTI चेयरमैन के खिलाफ और साइफर मुकदमे में वो सियासी इंतकाम है जिसकी तरफ PTI वाले इशारा कर रहे हैं? तो तब हो ना जब सियासी हुकूमत, जो सारे हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं वो बात को जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, किस तरह से होता है, किस तरह से मार्केट में होता है। हम बहुत दूर नहीं जाते, जब हम एग्जांपल देते हैं तो आप कहते हैं कि PTI के दौरे हुकूमत में चूंकि ये हुआ तो इसलिए अभी भी यही हो रहा है। तो PTI का दौरे हुकूमत तो पहली दफा आया था, जिनको दिहाइयां गुजर गई इस हुकूमत में या हुकूमतों में आते आते बारियां लेते लेते 90 की दिहाई से फिर 2000 के 2000 में तो नहीं, 2000 के आखिर में हम कह लें, यानी 2008 से ऑनवर्ड उन्होंने तो माजी से कुछ नहीं सीखा, लेकिन PTI से बहुत ज्यादा तवक्कुआत है कि PTI में चूंकि पहली दफा दौरे हुकूमत में आई थी, तो मैं हरगिज़ उनकी बातों को जस्टिफाई नहीं कर रही और ना उनके ऊपर ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो उन्होंने किया वो सही किया, उन्होंने ब्लंडर्स किए, उन्होंने गलतियां की, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि ब्लंडर्स और ये गलतियां उन्होंने जो आपने जो इंतकाम की आप बात कर रही हैं, तो अगर सियासी इंतकाम नहीं होता, सियासी इंतकाम तो तब होता है जब सियासी जमातें कर रही होती है। जब नवाज शरीफ साहब को पनामा केस बाहर निकाला था तो फिर आपको ये बड़ी कैटेगरी की बात होती है कि उनको तो अकामा पे निकाल दिया था, तो जिसने निकालना था उसके बनाना सियासी इंतकाम नहीं था। तो और जो है बकौल जबकि वो मनी ट्रेन नहीं दे सके, लेकिन जब निकालना मकसूद होता है, जब चलाना मकसूद होता है तो केसेस पर केसेस बनते हैं, और जब रिलीफ देना मकसूद होता है तो उन्हीं केसेस से रिलीफ दिया जाता है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, आप इसको सिर्फ इंतजाम कह लें और आप इनको कुछ और नाम बोलने कि कभी अच्छे हैं, कभी वो जो गुड बुक्स में है, तो कभी बैड बुक्स में है, कभी एक सफे पर है तो कभी एक सफा फट जाता है। दिस इज ऑल। अब इसको आप नाम कुछ भी देने, लेकिन ये मुल्क की हमारी हकीकत है। ये हकीकत है कि जो सियासी जमातों की हुकूमतें कोई भी सियासी अमल नहीं करता तो उसको क्या सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातें निकालती रही, क्या उसको सियासी का निशाना बनाया जाता रहा। उससे पहले की तिहाइयों में आप पिछली दफा चली जाएं तो सियासी हुकूमतें अपना पूरे नहीं कर सकती थी, क्या उसमें सियासी रोल हुआ करते थे। तो हम सियासत को सामने रखकर सारे इल्जाम सियासी जो है वो मुकाफाते अमल, सियासी इंतकाम, सियासी ये सियासी वो, मेरा ख्याल है सियासत तो बहुत पीछे कहीं रह जाती है, लेकिन हमारा जो एक शील्ड होती है वो हम सियासत के पीछे या सब सियासत के पीछे सब कुछ कर लेते हैं।
ठीक है नादिया, पॉइंट आपका क्लियर है। फ़हीम, आपकी जानिब आऊँगी। बकौल नादिया के कि सियासत में करप्शन मैटर नहीं करती है। आपके कितने बड़े मुकदमात हैं, किस तरह आप कहाँ कहाँ करप्शन करते रहे, इट डज़न्ट मैटर। जो मैटर करता है कि इस वक्त सियासी इंतकाम का निशाना बनाना हुकूमतों को। आप भी एग्री करते हैं कि इस वक्त यही चल रहा है PTI चेयरमैन के साथ? देखिए, अगर सियासी इंतकाम वाला सियासी बयानियां PTI लेकर चल रही है तो ये एक तो सिंपल एक तरह का एतराफ़ भी है। सियासी इंतकाम, ये लफ्ज इंतकाम जो है वो कब होता है? जब आप कोई अमल करते हैं तो आपसे बदला लिया जाता है, आपके साथ इंतकाम होता है। तो आपने अगर अपने दौर में कुछ किया है तो आप आज कह रहे हैं कि जनाब सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अगर आपने अपने दौर में ये सब कुछ ना किया होता, आपने इस तरह की चीजें ना की होती कि इसको भी डाल दो, उसको भी डाल दो, उसकी नेशनल हाईवे पर गाड़ी से जो है वो मंशियात बरामद कर लो, ये सब कुछ अगर आपने नहीं किया होता तो आज जो है आपके पास ये सियासी बयानिया भी नहीं होता। लेकिन बात यह है कि जो चेयरमैन PTI है, ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, इसके साथ बेसिकली जो हम एक बात सोचते हैं और हम तज़किया करते हुए कहते हैं कि उसके साथ हमारी जो यंग कौम है वो बहुत ज्यादा है, हमारे नौजवान बहुत ज्यादा हैं। तो उसकी क्या वजह है, ये क्यों कहा जाता है और आज तक इसमें नीचे क्यों नहीं आई है ये बात कि जनाब आज भी यंगस्टर्स जो हैं वो इनके साथ हैं? उसकी वजह यह है कि जो 2017 की मरदमशुमारी है उसका जो रिजल्ट है वो ये कहता है कि उस वक्त, जिस वक्त 2017 की मरदमशुमारी हुई थी, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, 2017 की बात कर रहा हूँ, फिर कह दूं कि उस वक्त ये बात सामने आई थी कि 23% लोग ऐसे हैं जो 2023 के इलेक्शन के वक्त जाकर वोट डालने के अहल हो जाएंगे। ये वो लोग थे जिनकी उम्रें जो हैं वो 14 साल से लेकर 17 साल तक की थी उस वक्त, या 2023 के इलेक्शन तक 18 साल के हो चुके होते। ये 23% कितने बनते हैं पाकिस्तान की मजमूई आबादी का, आपको पता है? 4 करोड़, 4.25 करोड़ लोग बनते हैं। ये 4.25 करोड़ लोग जो है ना, ये बेसिकली आइंदा इंतखाबात में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। ये है बेसिकली प्रॉब्लम कि चेयरमैन PTI को या उनकी जमात को जो है इस तरह से उनके ऊपर चीजें लाई जाएं, इस तरह से उनका ग्राफ जो नीचे लाने की कोशिश की जाए कि जो नौजवान नस्ल उनके साथ खड़ी है वो उनसे जो है डिसएसोसिएट हो जाए। ये है बेसिकली इस वक्त सारी कोशिश। अब आप आज की कहानी ले लीजिए कि आज जो है वो हलीम आदिल शेख साहब जो सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ के, वो 9 मई से गायब थे। आज वो जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोशिश की कि एंटी करप्शन हैदराबाद के एक मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी को कालअदम करार दिया जाए और रोका जाए। एंटी करप्शन को अदालत ने कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सिंध हाई कोर्ट के बाहर से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये है बेसिकली कि इस वक्त जो एक बात मैं और कहता हूं कि वो ये कहता हूं कि जनाब इस वक्त PTI के लोगों की सियासी तरबियत भी हो रही है, उन्हें अगले इलेक्शन के लिए तैयार भी किया जा रहा है। कल को अगर किसी भी वजह से अगर उनको इख्तियार मिल जाता है, मैंने लफ्ज किसी भी वजह भी कहा है, रिकॉर्ड कर रखिएगा, इख्तियार मिल भी जाता है तो कम से कम वो ये कहा जा सके कि हम आपकी सियासी तरबियत कर रहे थे। तो बहुत कुछ हो रहा होता है। ये जो हमारे यहाँ सियासत होती है ना और सियासी जो तरबियत हो रही होती है और जो बातें की जा रही होती हैं, ये प्याज के छिलके की तरह होती है कि एक के पीछे दूसरी चीज, एक के पीछे दूसरी चीज है। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और सारा सिस्टम होता है कि कल इस इक़दाम की कोई तौजी हम बयान कर सकेंगे और हम कह सकेंगे जी हमने जो कुछ भी किया वो आप ही के लिए तो किया था, और दूसरी तरफ अगर आज कोई उससे जो मकसद हासिल हो सकता है तो वो आज हासिल कर लिया जाए। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है हमारी पॉलिटिक्स में। ठीक हो गया। मुबशिर साहब, आपको नहीं लगता कि जो इस वक्त बातें की जा रही हैं कि जो साइफर केस है वो PTI चेयरमैन को फंसाने के लिए या PTI चेयरमैन को माइनस करने के लिए सियासत में वही काफ़ी है? जी देखिए, जिस पर अब खेला जा रहा है, देखिए माइनस करने के लिए तो एक छोटा सा केस भी काफ़ी है। किसी भी केस में आपकी कन्विक्शन हो जाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये तो एक सिंपल सा है। खान साहब के खिलाफ केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा है चेयरमैन PTI के खिलाफ कि वो किसी में भी कन्विक्शन अभी भी इस सज़ा के ऊपर। देखिए पाकिस्तान में एक और बड़ा मसला है, वो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे जो लॉज हैं वो एक ही लॉ जो है उसमें किसी को रिलीफ मिल जाता है, सेम आर्ग्यूमेंट पे किसी को जो है वो कन्विक्शन मिल जाती है। तो ये मोम की नाक है बाय द वे, कॉन्स्टिट्यूशन भी और लॉ भी। तो जब रिलीफ देना होगा देने वालों ने तो रिलीफ मिल जाएगा, जब कन्विक्शन करना होगा तो कोई केस भी नहीं होगा, तो कोई क्रिएट होकर उसमें कन्विक्शन हो जाएगी। यहाँ पे जुल्फ़कार अली भुट्टो को अबैटमेंट में फांसी मिली हुई है इस मुल्क में, तो इसके बाद आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि कुछ भी हो सकता है। एक पॉइंट फ़हीम ने बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया है कि हमारी यूथ जो है वो PTI के सपोर्टर है, ऐसे ही। और उसमें भी मैं ये कहूँगा कि उसमें हमारी रियासत की पॉलिसी जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई
क्योंकि वो बच्चे जो 10 बरस के थे 2011 में आज 24 बरस के हो चुके हैं। 2022 तक, बल्कि अभी कुछ माह पहले तक, उन्होंने टीवी स्क्रीन पे सिर्फ एक ही बंदा देखा जिसका नाम चेयरमैन पीटीआई था, चूँकि उस वक्त रियासत का वो एक कैसेट थे। और आप को अंदाज़ा है टीवी स्क्रीन वालों को कि क्या डायरेक्शंस आया करती थी, क्या इंस्ट्रक्शंस आया करती थी। मैं भी उनका इस राइज़ को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा था बहुत सारी जगहों से। तो बुनियादी तौर पे आपने तो अपनी एक जवान होती हुई नस्ल को बताया कि जनाब ये बंदा है जिसे आइडियलाइज़ कीजिए, और आज जब वो यूथ साथ खड़ी है तो अब वही लोग जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी वो अब सोच रहे हैं कि भाई इसको ख़त्म कैसे स्पोर्ट बेस को किया लेकिन अब जा यूथ सकता को है। कैसे रोकें, ये भी तो उसके बहुत बड़ा लिए सवाल आपको या निशान खड़ा डेकेड्स होता जा रहा दरकार है। होंगे। इतने आराम से, मेरे ज़ाती राय में, इतने आराम से वो स्पोर्ट आप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आऊँगी। मुझे आपसे ये पूछना है कि हमारे आइन में इतना मार्जिन क्यों, इतना फ्लेक्सिबल क्यों, कि किसी भी लिहाज से हम मोल्ड एंड फोल्ड कर लेते हैं उसको सूरत हाल के हिसाब से? हम तो नहीं करते हैं, जो करने वाले हैं वो करते हैं। और करने वालों में आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो 63A को रीराइट कर देते हैं, जो आइन में लिखा नहीं होता। ना मैं करता हूँ, ना मुबशर करते हैं, ना नादिया मिर्ज़ा करते हैं, ना फ़हीम सिद्दीकी करते हैं। तो ये सारा जो अमल है ये बाकायदा तौर के ऊपर हमारी अदालतें करती हैं। जहाँ पे अभी इन्होंने जिक्र किया मुबशर साहब ने कि अबैटमेंट के अंदर फांसी दे देना किसी को, और किसी को जो है वो बिल्कुल निचली अदालत से किसी का ट्रायल शुरू करना, और किसी का हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट बना देना और अपील का काम ही ख़त्म कर देना। तो ये जो मौजज़े हैं ये तो हमारी आला अदलिया जो है वो अंजाम देती है। हाँ, अब आला अदलिया जो है वो क्या बैलेंस क्रिएट करती है, और क्या हमारी आला अदलिया के जज जो हैं वो कुंडे वाले जज हैं? अगर वो कुंडे वाले जज हैं तो फिर वो इसी तरह की बातें करेंगे, और हम देखेंगे कि जिसकी तरफ आप और मैं इशारा करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त मूड क्या है, तो हमारी अदालतें जो हैं वो उस मूड के और एन मुताबिक एक बाकायदा तौर पे फिर एक स्ट्रक्चर करके उसको चीज़ जो है वो दे देती हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर ठप्पा लगाती है, और फिर उसके बाद वो कह देती है कि हाँ जी, सैलस पैपुलाई के नज़रिए के ऊपर जो है वो क्योंकि कोई इनकलाब जो सक्सेसफुल इनकलाब है ये बग़ैर खून के वो लेजिटिमेट है। तो आइन और कानून को के साथ खिलवाड़, तो फिर उसके बाद होता क्या है, अब बेचारे पॉलिटिशियन जो हैं जिनको मैं और आप जो है वो गालियां दे दे के थक जाते हैं, और वो बेचारे चूँ भी नहीं करते हैं। फिर वही पार्लियामेंटेरियन जो हैं उस पार्लियामेंट के अंदर उन डिक्टेटर्स को जो है इंडेमनिटी दे रहे होते हैं, उनके जो इस तरह के इकदाम हैं उनको तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके फिर हम आगे चल रहे होते हैं। लेकिन जब पॉलिटिशियन किसी ऐसे आमिर के ख़िलाफ़ मुकदमा लेके अदालत के अंदर जाता है, तो फिर उसके साथ अभी रिसेंट पास्ट के अंदर क्या हुआ ये भी आपको पता है कि उसके बाद फिर 2018 का प्रोजेक्ट इमरान जो है वो कैसे सर चढ़ के बोलता है, और फिर पार्लियामेंट के दरवाजे भी तोड़ दिए जाते हैं पीटीआई के पीटीवी के ऊपर। हम जो है वो हमारे सदर मुमलिकत जो हैं वो बड़े खुशी से कहते हैं कि हमारे वर्कर वहाँ पहुँच गया, हमने वहाँ कब्जा कर लिया है, मैं अपने चीज़ें छुड़ा के ले आया हूँ। फिर वहाँ पे खड़े होकर लोग 128 दिन जो है वो पार्लियामेंट को वो सुनाते हैं कि आप और मैं जो है वो कान पकड़ के रह जाते हैं। ठीक हो गया। नादिया, आपकी जानिब आऊंगी क्योंकि टाइम शॉर्ट है। सिद्दीकी साहब, ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन अभी मुझे चूंकि ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से पहले मैं नादिया आपसे आपका पॉइंट जानना चाहूँगी। आपको याद होगा कि हर जलसे में ऑलमोस्ट पीटीआई चेयरमैन ने यही कहा कि ताकतवर के लिए हमारे मुल्क में कानून और कमज़ोर के लिए और है। अब सूरत हाल क्या होने जा रही है? कितना ताकतवर, कौन कमजोर है, किस ताकतवर को किस तरह आपने कमजोर बना दिया, और कल के कमजोर को किस तरह आपने ताकत बख्श दी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। अभी आप देखिए सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है एक क्लिप जिसमें I8 या I9 का वाकया है, जिसमें वो एक खातून है और वो बैलून जो है वो सेल कर रही है, और पुलिस की मोबाइल आती है और उनके जो बैलून का पूरा बंच है उनको ना वहाँ पे प्रोफेशनल बैगर्स नजर आते हैं, ना वहाँ पे चोरी चकारी वाले क्राइम जो कर रहे हैं, ना ओपन में हो रहा है उसी को नजर आता है। अगर पूरी बात को पूरी बात को एक औरत नजर आती है कि बड़ी फहीम की जानिब आऊंगी। वही बात के फहीम की दुखती रख कर मुझे हाथ हमारा प्रोग्राम का वो एक पार्ट खत्म नहीं होता ना जब तक हम बात ना कर ले गरीब आवाम के हवाले से। फहीम,
हाँ, है तो मेरी दुखती रग, और ये मेरी ही नहीं, इस पूरे कौम की दुखती रग है हाँ जी। कि आखिर हम ये सारी सियासी चीजें छोड़कर आखिर हम लोगों के मसाइल के ऊपर उनके बात दुख दर्द क्यों नहीं बांट करते। रहे। बिल्कुल। मुल्क में एक फिजा बनी कि बिजली के बिल पे पूरी कौम जो है वो एहतजाज कर रही थी। अचानक जो है एक फैसला आ गया सियासी, और सारा मीडिया जो है वो उसके ऊपर लग गया जी, इमरान खान साहब को जो है वो उनकी सजा मुअत्तल कर दी गई। तज्जिए शुरू हो गए, तबसरे शुरू हो गए, चेयरमैन पीटीआई के तौर पर भी अहल हो जाएंगे या ना अहल हो जाएंगे, और सारी चीजें जो हैं वो उसी की तरफ लग गई। वो जो बिजली के बिल का मामला था वो कहाँ गया? इतलात तो ये आ रही है कि आप मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। और फिर इससे भी बढ़ के जो सबसे खौफनाक बात है वो ये है कि बिजली के बिलों पर भी हम खुद कोई फैसला नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ब्रेक पर मुझे जाना है। नादिया आपकी बांध जानिब के। भी और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब आपकी जानिब, मुबश्शिर साहब आपकी जानिब भी मैं आऊंगी, लेकिन ब्रेक्स की तरफ मुझे आगे जाना है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी पर मुश्किलात आने वाली हैं या नहीं, इस हवाले से बाज़ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के करीबी लोगों ने आसिफ अली जरदारी को ही बैरून मुल्क जाने का मशवरा दे दिया है। आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और मुल्की सियासत पर गहरी छाप रखते हैं, और यही नहीं बल्कि उनको सियासी जोड़ तोड़ का माहिर भी समझा जाता है। अदम एतमाद की तहरीक में आसिफ अली जरदारी का कलीदी किरदार है, और यही नहीं बल्कि 16 माह तक पीपल्स पार्टी ने PDM हुकूमत को कायम रखने में भरपूर किरदार भी अदा किया है। गुज़श्ता 2 साल में आसिफ अली जरदारी ने जो इक़दाम किए हैं, इस पर बहुत से लोगों ने तो उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का ताना भी दे दिया है। अब हमारा जो इससे जुड़ा सवाल है वो यही सवाल है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है? बुखारी साहब जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा वाज़ेह, मतलब PDM की जमातों में अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप BNP, उन्होंने ये 90 दिन का स्टैंस लिया। हाँ जी। और ये 90 दिन का स्टैंस लेने का मतलब ये है कि आप PTI के स्टैंस को ही सपोर्ट कर रहे हैं। यकीनन ये बात हमारे दोस्तों को पसंद नहीं आई होगी, और कुछ दिन पहले आपने ख़बरें देखी होंगी कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो हैं वो नैब में और FIA में इंक्वायरीज़ खुलना शुरू हो गई पीपल्स पार्टी के लीडर्स के ख़िलाफ़ सिंध में। तो इस तरह की बात हो सकती है, चूँकि नेचुरली जब आप एक ऐसा स्टैंस लेते हैं जो हमारे ताकतवर हलकों को पसंद नहीं आता, तो आपको फिर म्यूज़िक फेस करना पड़ता है। इसलिए लोगों में तासुर उभर रहा है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जरदारी साहब को ये कहा गया जी आप मुल्क से बाहर चले जाएं। लेकिन 2002-03 मैंने 99 में उन्हें जेल में इंटरव्यू किया, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मुझे ये जो मेरे साथ बातचीत करने आते हैं वो कहते हैं बाहर चला जाऊं, तो मैं क्यों चला जाऊं। फिर हमने देखा 2011-12 के करीब भी उन्हें उस वक्त के कुछ ताकतवर अफराद ने विज़िट किया और कहा कि जनाब बड़े हालात ख़राब हैं, आप बाहर चले जाएं। रिफ्यूज़ किया। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी जो उन्हें मशवरा दे रहे हैं तो वो उनको पूरे तरीके से नहीं जानते। दूसरी जो बात ये है वो ये है कि पीपल्स पार्टी अगर आप देखें तो PDM की तमाम जमातों में से इस वक्त वाहिद जमात है जिसके पास अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मौजूद है, यानी कि सिंध की सूरत में उन्होंने अपना वहाँ पे इम्पैक्ट जो है, अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखा हुआ है। जबकि उसके बरक्स अगर हम देखें दूसरे कंपोनेंट्स को जिसमें PMLN है, PMLN की पंजाब में इस वक्त क्या पोजीशन है ये तय होना बाकी है, क्योंकि माजी करीब में ये बात साबित हो चुकी कि PMLN की पोजीशन वो नहीं रही जिस तरह यहाँ पे शेर धाड़ता था, अब शेर नहीं उस तरह धाड़ता। इसी तरह JUIF की अगर बात करें तो उनका वोट बैंक तो अच्छी खासी तादाद में KP में मौजूद है, बलूचिस्तान में मौजूद है, लेकिन वो कभी भी इस पोजीशन में नहीं रहे कि गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। तो इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बन चुकी है, और शायद उसी वजह से पीपल्स पार्टी के, चूँकि हमारे फिर मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ज़रा सेफली, ये हमारे शीशागर जो हैं हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को किसी ना किसी सर्कल में ज़रूर रखते हैं ताकि वक्त आने पे उन्हें प्रेशराइज़ किया जा सके और उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। तो ये सिर्फ पीपल्स पार्टी अकेली ही नहीं, ये हो सकता है कल को मुस्लिम लीग नवाज़ हो जाए। अगर मौलाना फजल रहमान जो है वो डिसएग्री करें तो वो भी शायद इसी
कतार में आके खड़े हो जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि मुस्तकबिल करीब में आप बहुत सारे हरीफों को हलीफ बनते हुए देखेंगे। सिर्फ मैं इतना ही कह सकता ठीक हो गया। नादिया, आपकी जानिब आऊँगी। पीपल्स पार्टी और यूं ही कह लीजिए कि जरदारी साहब जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जुज़ समझे जाते थे सियासत का, और यही नहीं बल्कि हम ये सुन रहे थे 16 माह की PDM की गवर्नमेंट में कि आने वाले टाइम में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर आज़म बनने की बहुत तैयारियाँ कर रहे हैं। तो ऐसे में अब पीपल्स पार्टी मुश्किलात का शिकार निगरान हुकूमत में, वो क्यों? मुश्किलात का शिकार हो सकता है कि बात ये अगर याद बहुत सारा ये होता था और उससे बिल्कुल तो भाई साहब के कैसे था मेरा एक बेटा, तो वो कहा थे कैप्टन की वजीर आज़म बनाने के लिए। कुछ कहना है कि कहा गया था कि जी अभी नहीं, इसको प्री मेच्योर 2028 में आइएगा। तो जो उनको अपॉइंटमेंट मिला था, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। उसके बाद जरदारी साहब ने अपने आप को भी आगे किया था, लेकिन वहां पर भी उनकी जो एक वो भी नहीं थी। आज हम बातें कर रहे हैं, अभी जो मुबश्शिर साहब ने बात की, तो हमें लतीफ खोसा साहब का स्टेटमेंट का रोल कर सकते हैं आप। अब देखिए, तो चेयरमैन PTI है वो तो जेल में है, और उसके बाद वाली PTI इलेक्टोरल इलेक्शन के बाद वाली PTI की बागडोर कौन संभाल रहा होगा, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उसमें कितनी बड़ी तब्दीली होगी, ये कहना भी थोड़ा सा कब्ल वक्त होगा। दूसरी बात ये कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो मीट पीपल्स पार्टी थी, उस मीट के अंदर एहतजाज एहसन साहब की मौजूद वो बहुत थी। पिछले हमले तक आपको पता है कि एहतजाज एहसन साहब ने जिस तरह से चेयरमैन PTI का जाते रहे, मुलाकातें करते रहे, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद लतीफ खोसा साहब को एहतजाज आपको बहुत बड़ा लोगों को बहुत सारे नाम और अगर ये नहीं तो फिर ये अगर आप यहाँ हमारी कह लीजिए या एक निजामती सियासत की अलामत बनते कह लीजिए, पीपल्स पार्टी की उम्मीदों पे जो थी वो चीजें पूरी नहीं उतरी है। वो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे, जो कि वहां से शायद लो गया, और उनको ये भी लग रहा है कि जो ज्यादा टिल्ट है वो PMLN की तरफ है, तो उस टिल्ट को वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उन्होंने भी एक जो है वो बॉल अपनी भी चाल अपनी चल दी है। तो लेट्स सी। ठीक है, कयूम साहब, आप भी एग्री करते हैं नादिया के इस पॉइंट से? क्योंकि इस वक्त तो नैब के रडार पे 50 से ज़ायद पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो कुछ चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली रिलेट करेंगी सुप्रीम कोर्ट में जो नैब अमेंडमेंट्स जैसे केस की हेयरिंग हो रही है, वो बड़ी अहम होगी। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेती है, और फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी आपके और मज़ीद खुल के। बाकी जहाँ तक सियासी डेवलपमेंट्स के हवाले से, तो वो कानून की ज़ुबान में कहते हैं ना कि मैं जनाब फ़लाँ जो वकील हैं उनके दलाइल अडाप्ट करता हूँ, तो मैं सियासी तजिए के हवाले से मुबशर बुखारी साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है मैं उसको अडाप्ट करता हूँ। अच्छा, ताकि आपका वक्त बच जाए। जी जी, ठीक। फ़हीम, आपकी जानिब में आती हूँ। आपको लगता है कि सूरत हाल अब सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग के हक़ में बेटर और बेटर होती जा रही है? क्योंकि जो CEC का इजलास है उसमें भी बिलावल साहब को तो बता दिया गया है कि जितनी प्लेट है उसमें से हमारा हिस्सा तो कुछ नहीं बनता, अब जो कुछ है नून लीग के पास है, खामोशी इख्तियार की जाए या बाहर जाया जाए। एक तो ना आप बहुत शरारती हैं। आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले बिल्कुल आखिरी लम्हे में जो है वो आवाम के मसले पे बात करना शुरू किया, और फिर आपने ब्रेक ले लिया। लेकिन ब्रेक के दौरान एक खबर थी हमारे चैनल पे, हाँ जी, कि ननकाना साहब में झील में डूबकर 2 कमसिन बच्चे डूब गए। मैं ये कहता हूं कि ये अवाम का जो ये मसला है, ये कौन सा सियासतदान हल करेगा? क्या पीपल्स पार्टी जो इतनी मर्तबा इख्तिदार में रही है वो आके जो है उस झील के ऊपर गार्ड्स मुतय्यन कर देगी, वहां पर लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए वहां पर कोई इकदाम करेगी जो ऑलरेडी इख्तिदार में रह चुकी है? क्या नवाज शरीफ साहब जो इख्तिदार में रह चुके हैं वो करेंगे? क्या जिन चेयरमैन PTI साहब को इस वक्त जेल में डाला गया है वो कर सकेंगे? कौन करेगा आखिर आवाम का मसला हल? कौन लोगों को रोजाना की बुनियाद पर मरने से बचाएगा, छोटे छोटे बच्चों को मरने से बचाएगा? ये है असल सवाल। अब आता हूं मैं आपके
बात के ऊपर, लेकिन इस बात के ऊपर ना मैं नादिया की जो पूरी गुफ्तगू है ना उसको एक जुमले में अगर मैं समेटूं तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो गेट नंबर 5 से चलती है। अब वहां पर जाकर जब आप अपने रिज्यूमे वहां लेकर जाते हैं तो कभी वो मुस्तरद हो जाता है, कभी वो एक्सेप्ट हो जाता है। बिलावल भुट्टो साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त गुड बुक में नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उन्होंने कराची में मेयर के इलेक्शन में किया उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा जो है वो नाराजगियां बढ़ी हैं कि जनाब आपने लोगों को गायब भी किया, लोगों को खरीदा भी, और बावजूद इसके कि जो जमात अक्सरियत में थी उसका मेयर बनने की बजाय आपका मेयर जिसके पास जो है पूरा नंबर भी नहीं था वो मेयर कराची बन गया। और फिर सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारा आपको पूरे 15 साल में नजर आएगा कि यहाँ पीपल्स पार्टी के ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, उनके लोगों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ उस सूरत में वो उनसे बच सकते हैं कि अगर वो इख्तिदार में रहें, और इख्तिदार में रहने की कोशिश की है पीपल्स पार्टी ने। आई मीन कि उन्होंने जो है वो पेशगी मंसूबाबंदी की है। जो सारी बातें कही जा रही है ना कि निगरान दौर में पीपल्स पार्टी को बहुत मुश्किल हो सकती है, ये बात मैंने भी कही आज आप ही के प्रोग्राम में पहले ही हफ्ते में जब हमने लॉन्चिंग की थी उस वक्त मैंने कही थी कि पीपल्स पार्टी के लिए वक्त अच्छा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पेशगी मंसूबाबंदी भी कर रखी है। आप सिर्फ और सिर्फ सिंध की मौजूदा निगरान काबीना उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ पर जो उनके आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त हैं डॉक्टर आसिम, उनकी ही यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जो है वो वजीर। चले मैं क़य्यूम साहब से पूछ लेती हूँ कि उनका बी प्लान क्या है। क़य्यूम साहब, फ़हीम साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप अग्री कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो बताइए फिर बी प्लान है क्या आखिर पीपल्स पार्टी का? नहीं, फ़हीम मेरा ख्याल में कराची की सूरत को बड़ी ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, और जैसे ये कहा जाता है कि शायद ये बता दीजिए मुझे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बाकी रह पाएगा जो अभी सूरत हाल है, मिल बांट कर सियासत करने की बात की जा रही थी उनकी जानिब से। देने देना जी 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 कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि ये जो मौजूदा निगरान फेडरल सेटअप है वो कंटिन्यूएशन है पिछली पीडीएम की हुकूमत का, यही कहा जाता है ना, यही तनकीद करते हैं मुखालफिन। तो जो इस वक्त वहाँ पे निगरान सेटअप है सिंध के अंदर, तो वो किसकी कंटिन्यूएशन है जिसकी तरफ वो इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं फ़हीम सदीकी साहब। लेकिन उसके अलावा भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर है नहीं है ऐसी जो कि काबिल कबूल हों। और अगर आपने वो पंजाबी में मुबशर बुखारी साहब क्या कहते हैं, जिन्ना खादियाँ गाजरा टेढ़ों ना दे पीड़, जी जी, तो वो वाली सूरत हाल है। ठीक है, मुबशर साहब आप ही का पॉइंट ले लेती हूँ। देखिए प्लान बी यकीनन एक तो बात यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस अपने आप को हमेशा हर सिनेरियो में रेलेवेंट रखने की कोशिश करती रहती हैं, और उसमें देखिए अभी जो महंगाई का इशू है और फिर इलेक्शन के इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी ने अपने आप को रेलेवेंट करने की कोशिश की है। अच्छा, ये बैकलैश भी हो सकता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में एक चीज़ तो आप भी उसकी कायल हैं, यानी एक माह में ही एक पेज जो है वो फट जाता है, और वो जो लाडले जिनको आजकल बोला जाता है चेयरमैन पीटीआई, उनका पावर कॉरिडोर से आउस्टर हम देखते हैं, और फिर वो लोग जो नैब केसेस फेस कर रहे होते हैं वही जो है आपको पार में आते नज़र आते हैं। इसलिए ऐसी सूरत हाल में प्रिडिक्ट करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कल किसका है। बज़ाहिर तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जी झुकाव जो है वो पीएमएलएन की तरफ है, उसके बाद जो हमारे हाई कमिश्नर हैं वो मियां नवाज शरीफ से जाके मिलते हैं, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हमारे तशरीफ़ लाते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है, वो उससे पहले लोगों को खींच रहे होते हैं पीएमएलएन की तरफ जो पीपल्स पार्टी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये सारा कुछ अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन मैं फिर अपनी उस बात को दोहराता हूँ कि चूँकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस जिस भी पार्टी के पास हो उसका सर्वाइवल जो है वो रहता है, और उसको शायद उस तरह टारगेट करना आसान नहीं होगा। और वैसे भी माजी में आपने कितना को ग्रिल कर लिया, 11 साल की जेल है, 23 मुकदमात हैं, उसमें एक्विटल है, जेलों में तशद्दुद है, वो सारा कुछ आसिफ जरदारी पे हो चुका है। उसके बावजूद अगर वो, और आपने ये कहा है बुखारी साहब कि जरदारी साहब बाहर नहीं जाएंगे, मेरा ख्याल है कि वो बाहर ही, पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन वो जो कहा जा रहा है जी आप चले जाएं, तो मेरा ख्याल है इस अच्छा नादिया, जरदारी साहब तो अब नाराज होते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि पीडीएम खटाई में पड़ने वाली है? नहीं, तो जरदारी साहब की पार्टी का तो पीडीएम से कोई ताल्लुक भी नहीं था, पार्टी तो बहुत पहले पीडीएम हो गई थी, और पीडीएम जिस इत्तेहाद जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद उन्होंने पूरा कर लिया, मिलकर उन्होंने हुकूमत कर दी। अब जब भी नए इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली कोई सीट एडजस्टमेंट या अभी
इलेक्टोरल अलायंस भी अभी कोई ऐसा नहीं है, अपनी अपनी जगह पे इलेक्शन लड़ेंगे, फिर देखते हैं कि किसका किससे जो है वो अलायंस होता है, कौन किसके साथ मिलके हुकूमत बनाता है। तो जो है वो मिसल्स में आप मिलेंगे तो हम शायद प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक की तरफ मुझे आगे जाना है। पीपल्स पार्टी की हमने बात तो की है, हमारे माहिरीन के मुताबिक कुछ की राय तो यही है कि जरदारी साहब वतन से वापस नहीं जाएंगे, बी प्लान भी तैयार पीपल्स पार्टी का। और यस, पीपल्स पार्टी इस वक्त मुश्किल वक्त में है और मुश्किल वक्त से दो चार है। ब्रेक से वापस आने के बाद अगला सवाल आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात होगी अब माहाना तनख्वाह 8,46,550 रुपये। मगर जनाब, मेरा गुजारा नहीं होता इतनी तनख्वाह में। आप हैरान ना हो, आज हम सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की मुश्किलात की बात करेंगे। सदर आरिफ अलवी ने रवा माह के इब्तदाई दिनों में ही अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए काबीना सेक्रेटरी को ख़त लिखने का कहा और ख़त में सदारती सेक्रेटेरियत ने सदर की तनख्वाह, अलाउंस और दीगर मराहत के तरमीमी एक्ट 2018 के चौथे शेड्यूल में तरमीम की ख्वाहिश का भी इजहार किया ताकि 1 जुलाई से 2021 तक सदर मुमलिकत की तनख्वाह 10,24,325 रुपये तक हो जाए, जबकि 1 जुलाई से 2023 12,29,190 रुपये तक हो जाए। सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को, लेकिन हमारा सवाल इससे जुड़ा यही है कि सदर का अगर 8.5 लाख रुपए से ज़ायद में गुजारा नहीं होता तो आम आदमी क्या करे? फ़हीम साहब, आपसे पूछ लेती हूँ। ठीक है, अच्छी शरारत है आपकी। देखिए, मेरा इसके ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट, वो रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में अशराफिया के ऊपर जो मरात उन्हें दी जाती हैं उस पर 17 अरब डॉलर खर्च। हाँ जी, 17 अरब डॉलर। आज 314 रुपए का शायद डॉलर है जी। 300 रुपए का लगा के जरा लगा लीजिए साहब, 5100 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमारी अशराफिया पर खर्च होते हैं। तो अगर उसमें से सदर अलवी साहब अपना हिस्सा बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो बढ़ाने दें उन्हें, लेकिन असल बात जो आपने की ना वो बड़ी कमाल की है। आपने कहा कि अगर उनका गुजारा नहीं होता तो आम आदमी का गुजारा कैसे होगा? आम आदमी को मिल क्या रहा है? आम आदमी को तो आज जो कम से कम तनख्वाह, बुनियादी तनख्वाह का जो कानून है उस पर अमल दरामद करते हुए आप उसे 32,000 भी नहीं दे रहे, और फिर आप उससे कहते हैं कि वो उसमें से जो है वो बिजली का बिल भी भरे, और बिजली के बिल में वो कैपेसिटी पेमेंट भी दे, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी दे, वो जीएसटी भी दे, वो सेल्स टैक्स भी दे, क्या क्या दे, वो खुदकुशी करे, बस यही रह गया है उसके लिए। तो देखिए, अगर आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा तो डेफिनेटली उसे खुदकुशी ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि हालात तो यही पैदा कर दिए गए। अब बात यह है कि इन हालात को बेहतर करने के लिए सदर साहब की तरफ से एक तजवीज और जानी चाहिए। वो वज़ारत खजाना को भेज दें, वज़ारत कानून को भेज दें, किसी को भी भेज दें कि भाई सिर्फ मेरी तनख्वाह तो 8 लाख कर दें, मेरा तो गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन मैंने ठीक है जाने के बाद फिर लोगों के दांत साफ करने, लोगों के दांत बनाने हैं। अच्छा। लोगों की तनख्वाहों का भी कोई वो भेज दें कि जनाब इनकी तनख्वाहें भी 10 लाख कर दें, कम से कम 10 लाख तो करें। जो आप हालात यहाँ ले जा रहे हैं, कुछ अरसे के बाद तो आपने जो है वो बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा कर देना है, पेट्रोल की कीमतों में आपने इजाफा कर देना है, लोगों के पास कुछ नहीं छोड़ा है आपने। ठीक है कयूम साहब, आम आदमी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई है कि रोज के रोज बढ़ते जा रही है। ऐसे में सदर मुमलिकत का ये समझ लीजिए कि एक रिक्वेस्ट है जी कि ये गुजारा नहीं होता तो पैसे बढ़ने चाहिए। आप इस पर कैसे कमेंट करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त वो भी कहते थे कि मेरी तनख्वाह के अंदर गुजारा नहीं होता है, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। और जनाब जो सदर मुमलिकत हैं तो ये तो पाकिस्तान के गरीब तरीन इंसानों में से एक हैं, और मुझे नहीं पता कि वो करते क्या हैं जिसकी वो 8 या 10 लाख रुपए तनख्वाह उनको चाहिए। ना तो वो कोई बिल देते हैं ना कुछ और करते हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या कौन सा कीड़ा है जो इनके दिमाग में उस वक्त घुसता है जब अवाम मसाइल का शिकार होते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि वो चेयरमैन सेनेट और बड़े बड़े जो हमारे जमहूरी दिमाग रखने वाले जमहूरी लोग हैं जो कहते हैं कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, उन्होंने अपनी मराहत कहाँ तक चेयरमैन सेनेट के तौर पे और फिर उसके लिए बढ़ाने की बात की थी, एन उस वक्त जब लोग जो हैं वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। तो अब इसमें सिर्फ मैं तो हमदर्दी का इजहार ही कर सकता हूँ कि मजलूम तरीन आदमी हैं जनाब
सदर आरिफ अलवी, और उनके पास ना तो वक्त है कि वो कोई जो सिविलियन लिबर्टी से मुतल्लिक जो 2 बिल हैं उनके अंदर जुर्रत है कि वो उसको वापस भिजवा दें, वो उसके ऊपर साइन भी नहीं करते हैं, और जो है ना वो सेक्रेटरी भी बदलवा नहीं मैंने सकते साइन चाहे नहीं जो किया, मर्जी अब कर मैं ले। इत्तफाक नादिया, आप कैसे समझती हैं इस सदर आरिफ अलवी के इस इकदाम को? देखिए, मुझे तो इस जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। अच्छा। कि इस किस्म की डिमांड ना, मतलब उनके खर्चे हैं क्या, उनका गुजारा क्यों नहीं होता, उन्हें गुजारा करना क्या होता है? वो ऐवान सदर में रह रहे हैं, वो वहाँ का प्रोटोकॉल, वहाँ की लग्जरीज, वहाँ की अकोमोडेशन, हर चीज तो वो वहाँ की अवेयर कर रहे हैं। उनको पेमेंट तो कुछ करनी नहीं है, बिल्स उनको पे करने नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है इस किस्म के स्टेटमेंट। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब ये हज पे जाने का हुआ था तो उस तभी ये बात हुई थी कि वो अपने पूरे खानदान समेत जो है वो एक फ्लाइट लेके जाएंगे, और बाद में उन्होंने तरदीद की। मुझे नहीं पता कि उनके कितने लोग गए और कितने लोग नहीं गए, और किसने पेमेंट अपने अखराजात पूरे किए या पूरे नहीं किए। लेकिन हमारे यहाँ, मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि हमारी जो एलीट है ना, वो टोटली डिस्कनेक्टेड है अवाम के साथ। अवाम के मसाइल क्या हैं, अवाम की तकलीफ क्या है, अवाम के मसले हैं क्या, अवाम की तकलीफें परेशानियां हैं क्या, उसका उनको रत्ती बराबर मुबशिर साहब, आपका भी क्विक रिस्पांस मुझे चाहिए क्योंकि बहुत टाइम क्विक कम है। रिस्पांस ये है कि चूंकि आरिफ अलवी साहब की तनख्वाह और दूसरी मराद टैक्स पेयर्स के पैसे से जाती हैं, तो एक नदीम कासमी साहब का शेर सुनिए, हाँ जी। ज़रे मेहनत जो हमारा है वो सबका है, अगर कसरे मरमर जो तुम्हारा है तुम्हारा क्यों है। और आरिफ अलवी साहब के लिए कि किसी छोटे घर में शिफ्ट हो जाए, ये उनके लिए बहुत मुनासिब रहेगा। 8 लाख सर में कैसी गुजारा बातें कर भी रहे हैं? हो महंगाई जाएगा। तो देखें ना, आप भी तंग है, मैं भी तंग हूँ, तो सदर साहब भी तंग है, क्या करें? तो मैंने मशवरा दिया ना, छोटे घर में शिफ्ट हो जाए। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब, नादिया मिर्ज़ा, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब, आप तमाम माहिरीन का शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।